हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने आपको गुप्तोत्तर काल के प्रमुख राजवंशों के विषय में संपूर्ण जानकारी दी। आज हम आपको संगम काल के विषय में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं संगम काल के विषय में। भारत के दक्षिणी भूभाग अर्थात भारत के तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ दक्षिणतम भूभाग प्राचीन काल में तमिलकम या तमिलहम के नाम से विख्यात था। दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें संगम साहित्य से ही प्राप्त होता है। संगम का अर्थ है तमिल कवियों का संघ, परिषद अथवा गोष्ठी, जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था। इन्हीं कवियों द्वारा तमिल साहित्य रचा गया, जो संगम साहित्य के नाम से प्रचलित हुआ। संगम काल के बारे में हमें संगम साहित्य के अलावा अन्य स्रोतों जैसे स्ट्रेबो, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, प्लिनी, टॉलमी आदि की रचनाओं से भी जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक अज्ञात यूनानी लेखक की रचना है। संगम आयोजन में तमिल कवि व विद्वान एकत्रित होते थे। प्रत्येक कवि या लेखक अपनी रचनाओं को संगम के सामने प्रस्तुत करते थे तथा उनकी स्वीकृति के बाद ही किसी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल कहा जाता है। संगम साहित्य से ही हमें ये भी पता चलता है कि ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। मदुरै में मंडल अथवा सम्मेलन के रूप में तमिल कवियों का यह संगम उन्नत स्थिति में था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें इरैनार अगप्पोरुल के भाष्य से प्राप्त होता है। इस प्रकार तमिल कवियों के संगम पर आधारित प्राचीनतम तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है और वह युग जिसके विषय में इस साहित्य द्वारा जानकारी प्राप्त होती है संगम युग कहलाता है। संगम साहित्य का संकलन 9 खंडों में उपलब्ध। अब बात करते हैं संगम अथवा सम्मेलन के विषय में, जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किए गए। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। प्रथम संगम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में पांड्य शासकों के संरक्षण में मदुरै में आयोजित किया गया। प्रथम संगम में सदस्यों की संख्या 549 थी और 4499 कवियों की रचनाएं इसमें शामिल की गई। प्रथम संगम 89 पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ, जो 4400 वर्षों तक चला। प्रथम संगम में संकलित ग्रंथ अकट्टियम, परिपदाल, मदुनारे, मुदुकुरुकु तथा कलिरे आविरे प्रमुख थे। वर्तमान में इनमें से कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम का आयोजन अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में पांड्य शासकों के संरक्षण में कपाटपुरम में आयोजित किया गया। द्वितीय संगम में सदस्यों की संख्या 59 थी तथा इसमें 3700 कवियों की रचनाएं शामिल की गई। द्वितीय संगम 59 पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित हुआ। इस संगम में संकलित साहित्यों में तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम ही एकमात्र शेष है, जिसकी रचना का श्रेय अगस्त ऋषि के शिष्य तोल्काप्पियर को दिया जाता है। तृतीय संगम नक्कीरर की अध्यक्षता में पांड्य शासकों के संरक्षण में मदुरै में आयोजित किया गया। तृतीय संगम में सदस्यों की संख्या 49 तथा इसमें 449 कवियों की रचनाएं शामिल की गई। तृतीय संगम को 49 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। यह संगम 1850 वर्षों तक चला। वर्तमान में तृतीय संगम में संकलित रचनाओं में सिर्फ 49 उपलब्ध हैं। इस संगम द्वारा संकलित उत्कृष्ट रचनाएं हैं नेंदु थोकई, कुरु थोकई, नत्री नई, एन्नु कुरुन्नूर, पदित्रुपट, नूत्रे बथु, परिपदाल, कुथु, वरी, पेरिसई तथा सित्रिसई। वर्तमान में उपलब्ध तमिल ग्रंथ का संकलन इसी संगम में किया गया था। अब बात करते हैं संगम साहित्य के विषय में। प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं की गई उन्हें संगम साहित्य कहा गया। विषय वस्तु की दृष्टि से संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा पर अधिक जोर दिया जाता था। मिल में प्रेम संबंधी मानवीय पहलुओं पर आधारित रचनाओं को अगम तथा राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाजों संबंधी रचनाओं को पुरम कहा जाता था। संगम साहित्य को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पत्थु पातु, दूसरा इत्थु थोकई, तीसरा पदीने कील कंकु। यह 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। इन पदों को लिखे जाने का समय द्वितीय सदी ईस्वी है। इन संक्षिप्त पदों में पांड्य राजा नेंडू सेलियन और चोल राजा करी काल के विषय में जानकारी मिलती है। इत्थु थोके 8 कविताओं का संग्रह है, जिनमें संगम काल के राजाओं के नाम और तात्कालिक समाज का विवरण है। ये कविताएं प्राचीन तमिल साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां हैं। पदीने कील कंकु 18 छोटी कविताओं का संकलन है।
इनका भाव उपदेशात्मक है। इन कविताओं में तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल उत्कृष्ट रचना है, जिसमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र और प्रेम जैसे विषय सम्मिलित। अब बात करते हैं संगम कालीन प्रमुख साहित्यों के विषय में। संगम साहित्य तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की, तिरुकुरल या कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने की, अहनानुरु की रचना रुद्र शर्मन ने, मरुगरुपादय की रचना नक्कीरर ने, शिलप्पादिकारम की रचना इलंगो आदिगल ने, मणिमेखलई की रचना सीतलई सत्रनार द्वारा, जीवक चिंतामणि की रचना तिरुतक देवर ने की। संगम कालीन धर्मनिरपेक्ष तमिल लेखन में पेरिय पुराणम और कम्ब रामायणम नामक 2 प्रमुख कविताएं बहुत लोकप्रिय थी। बात करते हैं संगम कालीन महाकाव्य के विषय। संगम काल में महाकाव्यों की भी रचना की गई। यद्यपि ये ग्रंथ संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन फिर भी इनसे तत्कालीन जनजीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस काल की 5 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं शिलप्पादिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, वलयपति तथा कुंडलकेशी। वर्तमान में इनमें प्रथम 3 ही उपलब्ध हैं। शिलप्पादिकारम महाकाव्य की रचना चेर शासक शेनगुट्टुवन की भाई इलंगो आदिगल ने की थी। यह एक प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक कोवलन और कणग्गी हैं। इस महाकाव्य का नायक कोवलन अपनी पत्नी कणग्गी की उपेक्षा कर माधवी नाम की एक वैश्या से प्रेम करता है। तमिल साहित्य में शिलप्पादिकारम को एक राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। मणिमेखले महाकाव्य की रचना मदुरा के एक बौद्ध व्यापारी सीतलई सत्यनार द्वारा की गई। इस महाकाव्य में महाकाव्य की नायिका मणिमेखले के साहसिक जीवन का वर्णन है। मणिमेखले शिलप्पादिकारम के नायक कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी से उत्पन्न पुत्री थी। उल्लेखनीय है कि जहाँ पर शिलप्पादिकारम की कहानी समाप्त होती है, वहीं से मणिमेखले की कहानी प्रारंभ होती है। जीवक चिंतामणि महाकाव्य के लेखक जैन धर्मावलंबी तिरुतक देवर हैं। इसमें इसके नायक जीवक का चरित्र चित्रण किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जीवक कुल 8 विवाह करता है और गृह जीवन के बाद परिवार का त्याग करके जैन धर्म अपनाकर संन्यास ग्रहण कर लेता है। जीवक चिंतामणि में 8 विवाहों के वर्णन के कारण ही इसे धर्म ग्रंथ या मणमूल भी कहा जाता है। करते हैं संगम कालीन राजनीतिक इतिहास के विषय में। संगम कालीन राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें संगम साहित्य से ही प्राप्त होता है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य के अनुसार चेर का राज्य दक्षिण पश्चिम में, चोलों का उत्तर पूर्व में और पांड्यों का दक्षिण पूर्व में स्थित था। चोल राज्य संगम काल के तीनों राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। चोल राज्य पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। वह पांड्य राजाओं के उत्तर पूर्व में अवस्थित था। चोल राज्य चोल मंडलम या कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी उरैयूर थी। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ था। उरैयूर सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था। चोलों की समुद्र तटीय राजधानी पुहार थी, जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। बात करते हैं चोल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के विषय में। ईसा पूर्व 2री सदी में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। एलारा ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। दूसरे प्रमुख शासक करिकाल के विषय में। करिकाल संगम कालीन चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक था, जिसका काल 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल ने अपने समकालीन चेर तथा पांड्य राजाओं को परास्त किया तथा कावेरी नदी घाटी में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। करिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी पुहार यानी आधुनिक कावेरी पत्तनम की स्थापना तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। पेरू नानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल ने उद्योग धंधों तथा कृषि की उन्नति में विशेष रुचि ली। उसने जंगलों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन दिया और सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए। बात करते हैं चोलों के पतन व उत्थान के विषय में। करिकाल के पश्चात चोलों की शक्ति निर्बल पड़ने लगी। संगम कालीन चोल शासकों ने 3री-4थी सदी तक ही शासन किया। 9वीं सदी के मध्य पुनः चोल सत्ता का उत्थान हुआ, जो कि विजयालय के नेतृत्व में हुआ।
बात करते हैं चेर राज्य के विषय में, क्योंकि संरक्षण में संपन्न संगम में सबसे अधिक बार चेर वंश का उल्लेख किया जाता है। केरल पुत्र जो है वो अशोक के अभिलेख में वर्णित किया गया है चेर राज्य के लिए। केरल पुत्र के नाम से विख्यात यह राज्य आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर एवं कोच्चि तक विस्तृत था। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेरों की राजधानी वांजी या करैयूर थी। चेरी अथवा मुजीरिस चेर कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था। बात करते हैं चेर साम्राज्य के प्रमुख शासकों के विषय में। उदयनसेरल 130 ईस्वी में चेर शासकों का प्रथम राजा था। माना जाता है कि उदयन ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। उदयनसेरल अधिराज की उपाधि धारण करता था, जो कि समकालीन शासक पर विजय का प्रतीक था। उदयनसेरल नियमित रूप से जनता में भोजन वितरित करवाता था, जिसके लिए उसने एक बड़ी पाकशाला भी बनवाई थी। बात करते हैं नेंदुजिरल आदन के विषय में। 155 ईस्वी में नेंदुजिरल आदन एक प्रतापी शासक था। इसके द्वारा अधिराज और इमय वरम्बन यानी हिमालय तक सीमा वाला की उपाधि धारण की गई, जिससे पता चलता है कि उसने समस्त भारत पर विजय प्राप्त की थी। नेंदुजिरल ने मालाबार तट पर अपने किसी शत्रु को नौसैनिक युद्ध में हराया था तथा यवन व्यापारियों को भी बंदी बनाकर उनसे बहुत सारा धन लूटा था। अब बात करते हैं चेर शासक शेनगुट्टुवन के विषय में। 180 ईस्वी का सबसे प्रसिद्ध शासक, जिसे लाल चेर के उपनाम से भी जाना जाता था, यह एक वीर योद्धा व सेना नायक था। शेनगुट्टुवन ने उत्तर दिशा में गंगा को पार किया। इसके शासन काल में ही पत्तिनी पूजा या कणग्गी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श व पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। सैय्य 210 ईस्वी में चेर वंश का अंतिम शासक था। इसके समकालीन पांड्य शासक नेंडुजेलियन ने उसे पराजित किया था। बात करते हैं पांड्य शासकों के विषय में। पांड्य राज्य का क्षेत्र कावेरी के दक्षिण में था। इसमें वर्तमान मदुरई तथा तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। पांड्य राजा का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया। उसके अनुसार यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इनका प्रतीक चिन्ह कार्प यानी एक प्रकार की मछली था। मेगस्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख माबर नाम से किया है। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी और तटीय राजधानी कोरकाई थी। नेडियोन प्रथम पांड्य शासक था। उसने बहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र पूजा भी प्रारंभ कराई। नेंडुजेलियन पांड्य शासकों में प्रथम शक्ति संपन्न व महत्वपूर्ण शासक था, जिसका कालक्रम 210 ईस्वी रहा है। नक्कीरर तथा मामुंडी मरुदन जैसे प्रसिद्ध कवियों ने इस पर कविताएं लिखी, जो पतुपात्र में संकलित है। मदुरई काजी में नेंडुजेलियन को कुशल शासक बताया गया है। नेंडू ने अपने 2 पड़ोसी राजाओं और 5 सामंतों के समूह को पराजित किया। नेंडुजेलियन ने चेर राजा शेय, जिसे हाथी की आंख वाला भी कहा जाता था, को पराजित कर बंदी गृह में रखा। इसने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था और वैदिक धर्म को प्रोत्साहन भी नेंडुजेलियन ने प्रदान किया था। शिलप्पाधिकारम की रचना भी इसी के काल में हुई, जब उसने दोष कोवलन को चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा दे दी। नेंडुजेलियन के बाद पांड्य राज्य का इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया। नल्लीकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। बात करते हैं संगम कालीन शासन प्रणाली के विषय में। संगमकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक व वंशानुगत थी, जिसमें राजा की शक्ति सर्वोच्च होती थी। राजा प्रजा को सर्वोपरि मानता था और प्रतिदिन सभा में प्रजा के कष्टों को सुनता था और न्याय कार्य संपन्न करता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी, जिसे नालवे कहा जाता था। इस काल के शासक ब्राह्मण मतानुयायी थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को प्रशासन में सर्वोच्च अधिकार व सुविधाएं प्रदान की थी। इस काल के शासक युद्ध प्रेमी होते थे तथा चक्रवर्ती सम्राट बनने की अभिलाषा रखते थे। युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना शुभ कार्य माना जाता था। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए 5 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें मंत्री, पुरोहित, सेना नायक, राजदूत और गुप्तचर होते थे। मंत्री को अमात्यार या अमैत्यार कहा जाता था, पुरोहित को पुरोहितार, सेना नायक को सेनापतियार, राजदूत को दूतार, गुप्तचर को ओर्रार कहा जाता था। कहते हैं संगमकालीन नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन के विषय में। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक इकाई का अपना एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। नगरीय व ग्रामीण प्रशासन में मनरम प्रमुख थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। छोटे गाँव की सभा अवय कहलाती थी। लम संपूर्ण राज्य को कहा जाता था। नाडु प्रांत को उर या पेरूर नगर या बड़े ग्राम को कहा जाता था। सिरूर छोटे ग्राम को, मुडूर पुराने ग्राम को, पट्टिनम तटीय शहर,
पोडियाल सार्वजनिक स्थल को, सालई प्रमुख सड़क को, तेरू नगर की प्रमुख गली को, अवई छोटे ग्राम की सभा को कहा जाता था। बात करते हैं संगम कालीन सैनिक व्यवस्था के विषय में। संगम कालीन राजा युद्ध प्रेमी होते थे, अतः शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनाडी कहा जाता था। सेना को रथ, घुड़सवार, हस्ती दल व पैदल सेना में विभाजित किया गया था। सेना की आगे की टुकड़ी तुसी और पीछे की टुकड़ी कुलय कहलाती थी। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसमें उनका नाम व उपलब्धियां अंकित होती थी। चोल व पांड्यों के शासनकाल में नागरिक व सैनिक पदों पर विल्लाल अर्थात धनी किसान होते थे। राजा अपने निवास स्थान की सुरक्षा हेतु सशस्त्र महिलाओं को तैनात करते थे। संगम कालीन कर प्रणाली या राजस्व के विषय में। संगम काल में कृषि तथा व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे, इसलिए राज्य की आय का मुख्य साधन इन पर लगाए जाने वाले कर थे। नगद या अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। संगम काल में युद्ध से लूटा हुआ धन भी आय का एक मुख्य साधन था। कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वरियम वारी थी। भूमि की उस इकाई से कर वसूलने वाले प्रभारी को वरियार कहा जाता था। भूमि निवर्तन के अनुसार मापी जाती थी। सुदूर दक्षिण में माँ और वेली भूमि के माप थे। कर देने के लिए अनाज को अम्मानम में तोला जाता था। संवतः यह बड़ा तोल था। छोटे तोल के रूप में नाली, उलाकू और अलाक प्रचलित थे। राजस्व से संबंधित शब्दावली। माँ और वेली भूमि की दो प्रसिद्ध माप थी। इरय भूमि कर को कहा जाता था। उल्गू या शुंगम चुंगी एवं सीमा शुल्क था। कुडमय या पादु राजा को अदा किए जाने वाले कर को कहा जाता था। इरादू जबरन वसूले जाने वाले कर को कहा जाता। बात करते हैं संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था के विषय में। उत्तर भारत की तरह संगम कालीन समाज भी वर्ग भेद पर आधारित था। अरसर शासक को, शुड्डुम ब्राह्मण को, वेल्लाल किसान को, वेनिगर व्यापारी तथा पुलैयन दस्तकार को कहा जाता था। संगम समाज में राजा के बाद ब्राह्मण का सर्वोच्च स्थान था। इसके बाद वेल्लाल, फिर वेनिगर, फिर पुलैयन का स्थान था। पुलैयन रस्सी, पशु चमड़े से चारपाई और चटाई बनाने का काम करते थे। दक्षिण के राज्यों का आर्यीकरण हुआ तथा वैदिक यज्ञ होने लगे। ब्राह्मणों को भूमि, घोड़े, रथ, हाथी व स्वर्ण मुद्राएं दान में दी जाती थी। इस युग में ब्राह्मण मांस खाते थे, ताड़ी पीते थे, जो कि बुरा नहीं माना जाता था। संगम काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। दरबार में नर्तकियां नाचती थी, जिन्हें पाणर और विडेलियर कहा जाता था। संगम काल में अस्पृश्यता विद्यमान थी, लेकिन दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। वैदिक धर्म शास्त्रों में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा तौलकाप्यम में भी की गई है। साथ ही संगम साहित्य में मृतक संस्कार विधियां, अग्निदाह तथा समाधिकरण का भी उल्लेख मिलता है। समाज में सती प्रथा का प्रचलन था तथा विधवाओं की दशा दयनीय थी। बात करते हैं संगम कालीन धार्मिक व्यवस्था के विषय में। संगम काल में ब्राह्मण, बौद्ध व जैन मत प्रचलित थे। इस समय दक्षिण भारत में वैदिक यज्ञ की शुरुआत हो चुकी थी तथा धर्म का संबंध कर्म कांडों व आध्यात्मिक अवधारणाओं से था। कर्मकांड का संबंध जीवात्मावादी तथा मानव रूपी देव पूजा था। दक्षिण भारत की प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिसका अन्य नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा है। उसकी उपासना हेतु किए जाने वाले नृत्य को वेलनाडल कहा जाता था। संगम काल में पहाड़ी क्षेत्र के शिकारी पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे। किसान इंद्र देव की पूजा करते थे। मछुआरे, तटवर्ती लोग वरुण की। पुहार में वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। मरियम्मा शीतला माता थी, जो चेचक से संबंधित थी। संगम काल में शिव, अर्धनारीश्वर, अनंतशय, विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि देवों की उपासना भी लोकप्रिय थी। होरावई विजय की देवी थी। संगम युग में बौद्ध व जैन धर्म का भी विकास हुआ, लेकिन ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के अंतर्गत ही इनका प्रसार हुआ। लोगों का कर्म, पुनर्जन्म व भाग्यवाद पर विश्वास था। वन देवी कुडरई करडावुल, जिसकी तुलना दुर्गा देवी से की जाती है, उनकी उपासना भी एक अवशिष्ट धार्मिक परंपरा थी। करण के प्रभाव से शिव आख्यान, वामना अवतार, रासलीलाएं आदि कथाएं प्रचलित हो गई। बात करते हैं संगम कालीन आर्थिक स्थिति के विषय में। संगम कालीन साहित्य में दक्षिण भारत की भूमि को बहुत उर्वरा बताया गया है। संगम कालीन अर्थव्यवस्था सुचालित तथा आत्मनिर्भर थी। कृषि के अंतर्गत धान, गन्ना, रागी, कुल्थी तथा जौ प्रमुख फसलें थी। इस काल में कृषि के अतिरिक्त मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, कताई बुनाई आदि महत्वपूर्ण उद्योग थे। चेरों का राज्य काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल तथा भैंस आदि के लिए प्रसिद्ध। चोलों के राज्य में कावेरी नदी के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। संगम कालीन राज्यों की मुख्य उपज चावल थी। संगम काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। अनाज विनिमय का सबसे स्वीकृत माध्यम था। अब बात करते हैं
संगम काल में किन चीज़ों का आयात किया जाता था और किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था। संगम काल में आयात की जाने वाली चीज़ों में घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा, गदला, कांच, शराब, 2 हत्थे वाले कलश, मुद्राएं और पुखराज इत्यादि सम्मिलित है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मसाले जैसे जटामासी, काली मिर्च, तेज पत्ता इत्यादि एवं वस्त्र, मलमल, विलासिता के सामान, कछुए की खोपड़ी इत्यादि निर्यात किया जाता था। संगम काल में संपन्नता का कारण कृषि के अतिरिक्त बाह्य व आंतरिक व्यापार था। बाह्य व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता था। इस काल में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या सर्वाधिक थी। नौरा, तौंडी, मुशीरी, नेलसिंडा आदि बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित थे। इसके अलावा तौंडी, मुशीरी, पुहार, शालियूर जो थे वो प्रमुख बंदरगाह थी। माना जाता है कि यवन व्यापारी अपने जहाजों से यहाँ सोना लाते थे और यहाँ से मसाले, कीमती रत्न तथा अमूल्य वस्तुएं ले जाते थे। इस काल में सर्वाधिक व्यापार रोमन साम्राज्य से होता था। रोमन सम्राट अगस्टस के सिक्के पुहार, मुजीरिस और अरिकामेडू से मिले। इस काल में उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच भी व्यापार का उल्लेख मिलता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में जिस मार्ग का उल्लेख मिलता है वह गंगा घाटी से गोदावरी घाटी तक जाता था। यह दक्षिणापथ के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर व दक्षिण के बीच व्यापार के अधिकांश वस्तुओं में विलासिता की वस्तुएं थी, जैसे मोती, रत्न व स्वर्ण आदि। उत्तम किस्म के वस्त्रों का भी व्यापार होता था। उत्तर के उत्तरी काली मृदभांड दक्षिण में भी लोकप्रिय थे। दक्षिण भारत में भी आहत सिक्के मिलते हैं। तिरुक्काम्यूलियर नामक स्थान चेर, चोल और पांड्य राज्य के संगम स्थल के रूप में था। इस काल में रोम के अतिरिक्त मिस्र, अरब, चीन व मालदीव के साथ भी व्यापार होता था। इस समय व्यापारिक मार्ग यानी कारवां का नेतृत्व करने वाले सार्थवा को मासातुआन एवं समुद्री सार्थवा को मानामिकन कहा जाता था। दोस्तों, आज हमने आपको संगम काल के विषय में संपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।